7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इसराइल ने गाज़ा की बिजली, पानी, गैस और रसद रोक दी है। इसका क्या मतलब है? क्या इसराइल फ़लस्तीनियों को भूख और प्यास से मार देना चाहता है? क्या उसने भी हिटलर की तरह द फाइनल सॉल्यूशन का मन बना लिया है? आज के वक्त में लोगों को गैस चैम्बर में डालकर नहीं मारा जा सकता, लेकिन भूख और प्यास से मार देना भी क्या नरसंहार नहीं है? ऐसे ही जैसे हिटलर ने यहूदियों का किया था। अब नया आदेश आया है कि नागरिक गाज़ा शहर को खाली कर दें। ऐसे कैसे संभव है? क्या कोई शहर खाली कराया जा सकता है, वो भी 24 घंटे के अल्टीमेटम पर? नागरिक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? क्या गाज़ा की बंधक बनाई गई पूरी आबादी पर इसराइली सेना के हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आते? यूएनओ क्या कर रहा है, पूरी दुनिया क्या कर रही है? जो यहूदी आज फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, हिटलर यहूदियों के साथ कर चुका है। हिटलर को लगता था कि जर्मन की सभी समस्याओं की जड़ यहूदी हैं, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया, यानी कि दोयम दर्जे का करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का नहीं माना गया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल को अमल में लाना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने लगे, ऐसे ही जैसे आज फ़लस्तीनियों को गाज़ा में ठूंस दिया गया है। नाज़ियों ने यहूदियों से काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष शिविर स्थापित किए थे, जिनमें सबसे कुख्यात था ऑस्टविट्ज़। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और वहाँ बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता था। युद्ध के बाद सामने आए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी को ख़त्म कर देना था। समय का चक्र ऐसा चला कि नाज़ियों से सताए यहूदी खुद उन फ़लस्तीनियों को सताने लगे जिन्होंने अपनी ज़मीन पर उन्हें पनाह दी थी। वे जैसे हिटलर के सताए यहूदी भूख और प्यास से मारे गए थे, बेंजामिन नेतन्याहू फ़लस्तीनियों को मार डालना चाहते हैं। जहां आज इसराइल और फ़लस्तीन है, वहां अरब मूल की 90% से अधिक आबादी थी। ये क्षेत्र 1923 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहा। उस अवधि के दौरान अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को बसने की सुविधा दी। जो यहूदी यूरोप में नाज़ीवाद के अत्याचारों से भाग रहे थे, उन्हें यहाँ बसाया गया। बढ़ती यहूदी आबादी के कारण तनाव बढ़ा। आखिरकार अरबों ने विद्रोह कर दिया, जो 1936 से लेकर 1939 तक चला। 1947 तक यहूदी आबादी फ़लस्तीन में 33% हो गई, लेकिन उनके पास केवल 6% भूमि थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने संकल्प 181 को अपनाया, जिसमें फ़लस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। फ़लस्तीनियों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें फ़लस्तीन का लगभग 56% हिस्सा यहूदी राज्यों को आवंटित किया गया था, जिसमें अधिकांश उपजाऊ तटीय क्षेत्र भी शामिल था। उस समय फ़लस्तीन के पास ऐतिहासिक फ़लस्तीन भूभाग का 94% हिस्सा था और इसमें 67% आबादी शामिल थी। 14 मई 1948 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने से पहले ही इसराइली अर्धसैनिक बलों ने पहले से ही नए जियोनिस्ट राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का अभियान शुरू कर दिया था। इस अभियान के तहत जियोनी आंदोलन ने ऐतिहासिक फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष 22% हिस्से को अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में विभाजित किया गया था। अरब अपनी ज़मीन को लेकर लड़ते रहे, लेकिन इसराइल पश्चिमी देशों की मदद से फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग करता रहा। इसराइल ने गाज़ा की पट्टी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है, जिसे वे पहले ही 2007 से ज़मीन, हवा, समुद्र तीनों तरफ से नाकाबंदी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में बदल चुका है। जेल खुली हो या बंद, जेल होती है, उसमें कैद होने वाले लोगों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसराइल वही कर रहा है। गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोग फ़लस्तीनी हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, और साथ ही वो शरणार्थी भी, जो 1948 में इसराइल के गठन और फिर इसराइली और फ़लस्तीनियों में सैन्य संघर्ष होने के बाद वहाँ भाग कर आए। गाज़ा पट्टी के ज़्यादातर लोग उस हिस्से में रहते हैं, ख़ासतौर से गाज़ा सिटी में। यहाँ की आबादी काफ़ी युवा है और उनमें 40% से ज़्यादा की उम्र 15 साल से कम है। 2007 से गाज़ा पट्टी का प्रशासन इस्लामी गुट हमास के हाथ में है।
इस गुट ने अपने चार्टर में इसराइल के साथ शांति प्रक्रिया को खारिज किया है और इसराइल को तबाह करने की बात करता है। 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद से ही गाज़ा को इसराइल दुश्मन इलाके के रूप में देखता है, जिसकी उन्होंने नाकाबंदी कर रखी है। इसराइल का यहाँ के से ज़मीनी, समुद्री और वायु मार्ग का नियंत्रण है। हमास भी आत्मरक्षा के नाम पर तभी से इसराइल पर हमले करता आ रहा है। छुटपुट हमलों के अलावा अब तक 4 बार गाज़ा की बड़ी लड़ाई हो चुकी है। गरीबी और काम के अवसरों की कमी ने युवाओं को काफ़ी निराश किया है, जिसकी वजह से हमास अपने लिए समर्थन जुटाने में सफल होता है। इसराइल और गाज़ा के बीच एक रास्ता लोगों के आने जाने और एक सामान की आवाजाही का रास्ता है। इसके अलावा एक रास्ता मिस्र से राफा से है। गाज़ा में सामान के आयात पर इसराइल का कड़ा नियंत्रण है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि हथियारों को गाज़ा पहुंचने से रोका जा सके। मिस्र के साथ लगने वाली सीमा पर भी नाकाबंदी है, इसलिए हमास सुरंगों के नेटवर्क के रास्ते सामान की तस्करी करता रहा है। गाज़ा पट्टी मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ की 80% आबादी का काम अंतर्राष्ट्रीय सहायता से चलता है। ख़ास तौर से शरणार्थियों की स्थिति तो बेहद ख़राब है, जो अब भी शिविरों में रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर गुजारा करते हैं। गाज़ा को अक्सर नियमित बिजली की सप्लाई भी नहीं मिलती। यहाँ कुछ घंटे के लिए ही बिजली आती है। पानी की कमी है और आबादी के एक बड़े हिस्से के पास पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर हैं। इसराइल से संघर्ष के दौर में तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जो फ़िलहाल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। अस्पताल तक तबाह कर दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक नेल्सन मंडेला ने 1999 में कहा था, हम अच्छी तरह जानते हैं कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी के बिना हमारी आज़ादी अधूरी है। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1938 को अपने अखबार हरिजन में साफ लिखा था, फ़लस्तीन उसी तरह अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है या फ्रांसीसियों का है। यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत है और अमानवीय है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा अरबों के साथ बड़ा विश्वासघात किया गया था। सीरिया, इराक, ट्रांस जॉर्डन और फ़लस्तीन से भी अरबों ने इस विश्वासघात में बुरी तरह धोखा खाया, लेकिन फ़लस्तीन में अरबों की हालत बिना शक सबसे ख़राब थी। 1915 के बाद से बार बार आज़ादी और आत्मनिर्णय का वादा किया गया था। अचानक उन्होंने खुद को एक नए बोझ के साथ एक कानूनी क्षेत्र में बदला हुआ पाया। यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर के निर्माण का वादा एक ऐसा ही बोझ था जिससे आज़ादी पाना लगभग असंभव बना दिया। भारत हमेशा की तरह फ़लस्तीन के साथ रहा है। ये अलग बात है कि ख़ास विचारधारा के लोग किसी ख़ास वजह से हमेशा इसराइल के साथ रहे हैं, अभी भी साथ हैं, आज भी हैं। वे हिटलर को भी अपना रोल मॉडल मानते रहे हैं और इसराइल को भी मानते हैं। इसराइल गाज़ा पट्टी को तबाह कर रहा है। बमबारी में बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग मारे जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों और दवाओं की ज़बरदस्त किल्लत है। लोग बिना दवाओं के मर रहे हैं। दुनिया तमाशा देख रही है। पश्चिमी देशों की ताकत पर इसराइल बेगुनाह फ़लस्तीनियों को सता रहा है। इसराइल के साथ ज़रूर खड़े हों, लेकिन इतिहास पर नज़र डालेंगे तो खुद ब खुद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी हो जाएगी। इतिहास पढ़िए, देखिए किसने किसके साथ ज़्यादती की, किसने किसकी ज़मीन हथियाई और आज जिसने ज़मीन हथियाई वो फ़लस्तीन के साथ क्या कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।